एक दिन दोपहर के समय फोन की घंटी बजी। हेलो, रोहित का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। रोहित के पिता ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा। हाथ तो उम्र के कारण कांपते ही थे। दादाजी के हाथ से रिसीवर गिरकर झूलने लगा और दादाजी वहां से धम से गिर गए। दादी पास ही सो रही थी, घबराकर उठ खड़ी हुई। दादी जोर से चिल्लाई, हम बर्बाद हो गए। राजेश की माँ, हमारी रेखा, हमारी रेखा, हमारी रेखा। और वह दोनों वही दीवार से सिर टिकाए बैठ गए। न तो दिमाग के पास सोचने की क्षमता थी और न शरीर के पास कुछ करने की हिम्मत। बाहर चिलचिलाती धूप और चमकता उजाला था, मगर घर के अंदर सिर्फ अंधेरा रह गया था, अंधेरा ही अंधेरा। आर्यन जो था तो अबोध, परंतु वक्त ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। किसी तरह अपनी दादी दादा को संभाला और वहां के लिए निकल पड़े। पहुंचकर देखा तो फोन पर मिलने वाली खबर तो केवल राई भर थी। यह दृश्य तो पहाड़ के समान था। शायद इससे पहले भगवान को ऐसा कहर कभी नहीं देखा होगा। सुहाग की चूड़ियां चटकाई जा रही थी। मौत के इस दर्दनाक दृश्य के बारे में कुछ और नहीं कह सकते। ये तो संसार है, घाव कितने भी गहरे हों, संस्कार सारे निभाने ही पड़ते हैं। और दादाजी ने भी रोहित के भाई और पिता के साथ साथ रोहित को या अपनी रेखा की खुशियों को कंधा दे दिया। हालात से समझौता करते हुए हर कोई अपना जीवन का बोझ उठा रहा था। आखिरकार दादाजी ने अपनी रेखा को सास ससुर को सौंपते हुए किस्मत के हवाले कर दिया। रेखा जो अब न कुंवारी थी और न ही शादीशुदा, न पत्नी न कुछ और, केवल एक माँ रह गई और मन्नू को माता पिता दोनों का ही प्यार दे रही थी। उसकी तपस्या से शायद भगवान को उस पर दया आ गई। उसकी सास ससुर रेखा और मनु पर अपनी ममता का खजाना लुटाने लगे और मनु के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे। सुबह जब स्कूल का बस्ता जमाने के लिए आर्यन ने कैलेंडर पर नजर मारी तो दौड़ता हुआ दादी के पास आया और बोला, दादी आज तो 16 मार्च है। दादी, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारे मार्च वार्च नहीं जानती। सीधे सीधे बता आज क्या है। दादी, आज हमारे मुन्नू का जन्मदिन है। दादी के जैसे सारे घाव हरी हो गई, मगर आर्यन का उत्साह देखकर अपने आंसुओं को अपनी पलकों में ही कैद कर लिया। फिर अपनी कमर में बंधी हुई कपड़े की थैली से पैसे निकालते हुए बोली, आर्यन बेटा, स्कूल से लौटते हुए उसकी पसंद का कोई उपहार ले आना। हम आज मनु के पास चलेंगे और उससे मिल कर आएंगे। जैसे ही घर की घंटी बजी, दादी की आंखों के सामने पिछले जन्मदिन की सारी बातें तैरने लगी। नजारा कुछ ऐसा था जैसे किसी राजकुमार का जन्मदिन हो। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्यन ने दादी को झकझोरा। दादी, दरवाजा खुल गया और वो वर्तमान में लौट आई। रोहित की माँ ने दरवाजा खोला। वह पहले की तरह शांत और खुश दिखाई देने का प्रयास कर रही थी, मगर उसकी यह खुशी उनकी गम को नहीं छुपा पा रही थी। मनु दौड़कर उनकी गोद में आ बैठा, उपहार पाकर नाचने लगा। जब मुंह मीठा कराने की बारी आई तो रेखा की देवरानी मिठाई लेकर प्लेट में ऐसे पटक कर गई मानो कह रही हो कि पेट भरने के साथ साथ जन्मदिन की मिठाई की फिजूल खर्ची भी जरूरी थी। घर का सारा खर्च अब रोहित के भाई पर आ पड़ा था। रेखा केवल एक नौकरानी का खर्च बचाने के लिए जितना सहयोग कर पाती थी उतना ही कर रही थी। दादाजी ने 1000 बहाने बटोरे। हम बूढ़े हैं, अकेले हैं, आर्यन भी छोटा है, पास में ही एक स्कूल है, मुन्नू वहाँ पढ़ लेगा, वगैरह वगैरह। और रेखा के सास ससुर को उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए तैयार कर लिया। रेखा की देवरानी ने भी उसके ससुर का यह निर्णय
लेने में भरपूर सहयोग दिया। मनु के जन्मदिन के साथ साथ रेखा और मनु के नए जीवन का एक नया दिन शुरू हो गया। अगले दिन वो लोग वहां से चले गए और अपने घर पहुंच गए। अब घर में सब पहले की तरह रहने लगे। बस रेखा की माँ नहीं थी और बुनु अपने भविष्य के सवाल लेकर घूमता रहता था। एक दिन दादाजी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर रेखा से उसके विवाह की बात की, परंतु उसके लिए रोहित को भुलाना आसान नहीं था। उसके बाद दादाजी ने भी इस विषय को नहीं छेड़ा। कुछ ही सालों में आर्यन की शादी हो गई। मनु स्कूल जाने लगा। कुछ कृपा आसपास की महिलाओं ने कर दी। वह रेखा को कुछ कपड़े सिलने को दे जाती थी, जिससे उसका भी मन लगा रहता था और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। सभी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हुए थे और कुछ हद तक जिंदगी को आसान बना भी लिया था। अब जिंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ चलता रहता है। रात बहुत हो चुकी थी और रेखा अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी। तभी आर्यन के कमरे से निकले शब्दों ने रेखा को बरबस अपनी ओर खींच लिया। सुनो जी, मनु बड़ा हो रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। रेखा दीदी क्यों नहीं समझती कि पहाड़ सा जीवन यहाँ कैसे कटेगा। आर्यन की पत्नी के शब्दों में रेखा और मनु के लिए बोझ के भाव थे। दादाजी, एक दिन आप मेरी शादी की बात कर रहे थे। अगली सुबह रेखा ने दादाजी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, अचानक इस फैसले का कारण क्या हुआ बेटा? ये जानने के लिए हर कोई बेचैन था, मगर रेखा ने कुछ भी न बताते हुए अपना फैसला सुना दिया। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद दादाजी ने उसके लिए एक ऐसा घर खोज लिया जहां रेखा खुशी पूर्वक रह सकती थी और उसकी विदाई का वो दिन आ गया। कुछ रस्मों के बाद विदाई का दृश्य देखते हुए रेखा की नई सांस ने अपना सुर ऊंचा करते हुए कहा, सुनो जी, यह मनु कहाँ चल रहा है रेखा के साथ? हमें अपने बेटे के लिए बहू चाहिए। अपने पोते के साथ किसी और की हिस्सेदारी की जरूरत नहीं। एक ही पल में सन्नाटा छा गया। हर कोई बात संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर शांति देवी टस से मस न हुई और मनु को वहीं पर रुकना पड़ा। बेचारा मनु, माँ के बिना ही जीवन काटने के बारे में सोचना पड़ा। अचानक सबकी आंखें सीढ़ियों पर पड़ी। सामने रेखा सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके कंधों पर कपड़ों का एक झोला टंगा था। एक हाथ में मनु का हाथ और दूसरे हाथ में सिलाई मशीन उठाए रेखा बगैर किसी से कुछ कहे उस घर से विदा हो गई, अपनी जिंदगी की नई राह तलाशने खुद के लिए। स्टोरी अच्छी लगी कमेंट